हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयोध्या वासी जो हैं उनकी समस्याओं के बारे में, क्योंकि ऐसी समस्याएं ना तो आपको न्यूज में देखने को मिलेगी न ही न्यूज़पेपर में, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर तो छपते हैं लेकिन समस्याएं कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में आज हम बात, जो समस्याएं वहां से छोटी जो समस्याएं हैं उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और पूरे विस्तार से समझेंगे कि जो अयोध्या वासी है किन किन समस्याओं से सामना कर रहे हैं। क्योंकि हमें देखने से या सुनने पे पता चलता है कि अयोध्या में सभी लोग खुश होंगे, कोई भी समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपके यहाँ हर जगह जो समस्या है वही समस्याएं या उससे भी अधिक समस्याएं अयोध्या वासियों को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। जैसे बताया गया कि राम मंदिर का निर्माण यहाँ के साथ साथ भारत देश के लिए गौरव की बात है। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब से ही यहाँ पे काम चल रहा है, मगर इसके आगे भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो चुनाव दर चुनाव और सरकार दर सरकार अधूरी रह जाती है। जब सरकार आती है, वादा करती है कि ऐसा मैं करूंगा, लेकिन जैसे ही उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो ऐसे पता चलता है कि अभी तो ये समस्याएं यहाँ पे पहले जितना ही बनी हुई है और यहाँ पे समस्याएं हमेशा की तरह बनी हुई हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार में भी यह अधूरी रह गई है। जैसे स्वास्थ्य हो या शिक्षा या रोजगार की बात किया जाए, ये तीनों ही समस्याएं पूरे देश के लिए समस्याएं बन चुकी हैं। ऐसे में अयोध्या वासियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक समस्याएं बन चुकी हैं। हर चीज के लिए फैजाबाद या लखनऊ तक दौड़ लगानी पड़ती है। यहाँ के लोगों के लिए एक साधारण सी बात हो गई है। बढ़ती समस्याओं पे सरकार का कहना है कि अयोध्या ही फैजाबाद है, फैजाबाद ही अयोध्या। क्या इससे कहने से समस्याएं कम हो जाएंगी? नहीं। शायद यही नाराजगी इस बात की बड़ी वजह रही है कि तमाम तैयारियों और संभावनाओं के बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के स्थान पर अपने पुराने गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ना उचित समझा है। तो चलिए हम पूरे विस्तार से इस बात को समझते हैं, पूरे मुद्दे को समझते हैं कि क्या क्या समस्याएं अयोध्या वासियों को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, जिससे आप सभी भी अगर वहां पे जाए तो आप वहां पे समस्याओं को देख सकते हैं और किस प्रकार से जो राजनीतिक दल है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल ही रहा है, ऐसे मुद्दे यहाँ पे चुनाव में बनने ही चाहिए, जिससे क्योंकि अगर आप देखें तो अगर ये समस्याएं दूर ना हो तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जैसे विस्तार की बात किया जाए तो ये वही अयोध्या है जिसके पत्थरों में 10,000 वर्षों का इतिहास छिपा हुआ है। आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा अच्छा हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि कितनी पुरानी या किस तरह से ये चीजें सच है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली का गौरव इसका अतीत है। जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर का उल्लास इसका भविष्य जो बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। भारतीय राजनीति के आंदोलनों और चुनावी शोर में अयोध्या की गूंज बरसों पुरानी है। चाहे वो 1992 के चुनाव ले लिए, 1991 के चुनाव ले लिए, या हर चुनाव में कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बनकर जरूर हमारे सामने आतंकी अयोध्या की बात जो है वो मंदिर पर शुरू होकर और मंदिर पर ही खत्म हो जाती है। हर बार चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन जैसे ही चुनाव जो राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं वो यहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं करती हैं कि जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनको फायदा मिल सके और उनको रोजगार मिल सके, उन्हें स्वास्थ्य के लिए, उन्हें शिक्षा के लिए, कुछ भी ऐसा जो ग्राउंड लेवल पर जो होना चाहिए वो यहाँ पे अभी भी नहीं हो पाया है। बताया तो ये जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ जो काम शुरू हुए हैं उनसे उत्पन्न दर्द अभी ताजा है। करीब 70% शहर को उधेड़ दिया गया है, जिसमें आपको मिलेंगी टूटी सड़कें, उफनती नालियां और नदियों में मिलता गंदा पानी। लोगों की एक बहुत बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। पुरानी समस्याओं से परेशान जनता अब इन नई परेशानियों से ही अधिक परेशान दिख रही है। अभी हम अयोध्या की बात करते हैं तो इसके इतिहास के बारे में हम जरूर बात करते हैं। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है। जो सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। अगर आप देखें कि भारत में कौन कौन से ऐसे जो शहर है जो सदियों पुराने चले आ रहे हैं, मान्यता यह है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था, जिसका अर्थ यह होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जाए, क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्षेत्र के लिए लड़ाई किया करते थे। तो उसमें से एक अयोध्या भी है जिसको बताया गया है कि जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त किया ना जा सके। इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। समय समय पर इसके नाम परिवर्तित भी हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी और अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग 7वीं शताब्दी में इस नगर की यात्रा की थी, जिसके अनुसार यहाँ पे 20 बौद्ध मंदिर और 3000 भिक्षुओं के रहने की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इतिहास बहुत ही लंबा इतिहास के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा जो पूरा फोकस है, जो आज पूरा हम इस वीडियो में बात करेंगे वो सिर्फ अयोध्या वासियों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। जानकारों का मानना है कि अयोध्या का विकास पिछले 30 वर्षों से ही सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि बस चुनाव आता है उसी समय इन मुद्दों को उठाया जाता है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो चुनाव में भी मुद्दे नहीं बनते हैं, तो इसलिए इसका समाधान कभी भी नहीं हो पाया। बताया गया कि आबादी तो 8 गुना बढ़ गई है, मगर अयोध्या शहर ही नहीं इसके आसपास के इलाके में भी उद्योग धंधे नहीं बढ़े हैं। यहाँ रोजगार सबसे बड़ा संकट है। रोजगार की जो समस्या है वो पूरे देश में समस्याएं बनी हुई है। तो ऐसे में अयोध्या वासियों के लिए ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अयोध्या वासियों के लिए भी एक से एक चिंता का विषय है।
सरकार तो ध्यान दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे ही सेक्टर हैं जिस पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इस सेक्टरों पे जो रोजगार की बात हो रही है, मेडिकल की या शिक्षा की बात हो रही है, इस पे कहीं ना कहीं सरकार का जो ध्यान है वो बहुत ही कम माना गया है। शहर के जिस भी इलाके में आप चले जाएंगे आपको केवल पूजन सामग्री ही मिलती है। इसके अलावा यहाँ के युवकों के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है। इस कारण से जो पढ़े लिखे युवाओं का पलायन होना यहाँ एक स्वाभाविक सी बात है। ऐसा हर जगह देखा गया है, जहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है वहां पे वहां के जो युवा होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे रोजगार के लिए, काम के लिए, कम से कम में भी काम मिल जाए, हर वर्ष हजारों युवा अयोध्या से नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों की ओर चले जाते हैं। तो ये थी हमारी समस्या नंबर 1। अब समस्या नंबर 2 पे बात करते हैं। अयोध्या आस्था का शहर है, यहाँ 10,000 से भी अधिक मंदिर है, यहाँ हर मोड़ पर भगवान का घर है, मगर फिर भी जो आम आदमी है, जो यहाँ का स्थानीय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेसहारा बने हुए हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी आपको 135 किलोमीटर दूर लखनऊ तक दौड़ना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज का भी यही हाल है। इस शहर में लड़कियों के लिए एकमात्र तुलसी कन्या इंटर कॉलेज है, जो अब खंडहर हो चुका है। इस सरकारी कॉलेज में 1000 से अधिक छात्राएं पढ़ाई करती थी, लेकिन आज मात्र 150 ही रह गई हैं। लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए फैजाबाद जाना पड़ता है। सरकार ने तो ये कह दिया कि अयोध्या ही फैजाबाद है, फैजाबाद ही अयोध्या है, लेकिन क्या जो डिस्टेंस हुआ करता था, जो कॉलेज, स्कूल, जो अस्पताल दूर दूर हुआ करते थे, क्या वो नजदीक हो जाएंगे? ऐसा कहने से समस्याएं कहीं ना कहीं और भी अधिक हो चुकी हैं। तीसरी समस्याओं के बारे में बात किया जाए तो यहाँ की जनता राम मंदिर निर्माण शुरू होने से बहुत ही खुश है। चाहे वो अयोध्या की जनता हो या पूरे भारत देश की जनता, सभी खुश है। सरयू घाट पर हर वर्ष दीपावली के अवसर पर होने वाले दीपोत्सव से अयोध्या को पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन आपने देखा कि कोरोना के पहले जो पर्यटन हुआ करता था अयोध्या में, वो कोरोना के बाद से स्थिति बहुत ही पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। अभी भी पूरी तरह से पर्यटन के लिए खोला नहीं गया है, लेकिन मंदिर निर्माण का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग वहां पे आ रहे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तोड़ा गया है। बताया ये भी गया है कि करीब 4 से 5 हजार लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वहां पे, जो आसपास दुकान रखे हुए हैं, और इस बात से स्थानीय लोग काफी परेशान है। मैंने कई ऐसे वीडियोज में देखे भी है, कई ऐसे न्यूज चैनल में आप देख सकते हैं कि वहां पे जो स्थानीय जो दुकान हुआ करती थी, जब आप वहां पे जाते हैं तो जो प्रसाद चढ़ता है या जो फूल मालाएं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ समय के बाद वो दुकानें वहां पे नहीं मिलेंगे। यहीं पे बात किया जाए अगर बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी का, इनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, मगर अब विकास की बात होनी चाहिए। जब तक लोगों को सड़क हुआ, सीवेज हुआ, घर और अस्पताल जैसी चीजें नहीं मिलेंगी, तब तक रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे और तब तक अयोध्या का विकास अधूरा ही रह जाएगा। चाहे हम कुछ भी बना लें, लेकिन अगर वहाँ पे जो बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक चीजें नहीं अगर वहाँ पे स्थापित की जाएंगी, तो कहीं ना कहीं हम उससे अधूरे रह जाएंगे, हम वहाँ पे दूर हो जाएंगे। जिस चीजों के बारे में जो सरकार वादा करती है या वहाँ के लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि सरकार ऐसा कुछ करेगी, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। समस्या के बारे में बात किया जाए तो ये जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है माझा बरहटा, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। यूपी सरकार ने इसी ग्राम पंचायत में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनवाने की घोषणा की है। मूर्ति के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण भी किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों की शिकायत है, ग्रामीणों की अगर आप शिकायत को देखें, आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत ही हाईलाइटेड ये मुद्दा था कि सरकार जबरदस्ती हमारी जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। माझा बरहटा की मिट्टी उपजाऊ भी है, पानी की कोई यहाँ पे कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो नदियां हैं वो गुजर रही है, इसलिए यहाँ के किसान एक ही सीजन में कई फसलों का उत्पादन कर लेते हैं। 9 नवंबर को आपको याद होगा, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसले के 2 महीने के बाद ही अर्थात 14 जनवरी 2020 को अयोध्या के डीएम ऑफिस से एक नोटिफिकेशन, जो सूचना होती है, उसको निकाला जाता है कि भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए माझा बरहटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग 86 हेक्टेयर जमीन का सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा और भी है, वहीं पे ही उसी जमीन के लिए विवाद है। 1992 में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने माझा बरहटा की काफी जमीन रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसानों से खरीदे थे। लोगों ने खुशी खुशी जमीन ट्रस्ट को बेच दी, लेकिन ट्रस्ट ने न कोई विश्वविद्यालय बनवाया और न ही भूमि पर कभी कब्जा किया। ट्रस्ट को गांव वालों ने जमीन स्कूल बनवाने के नाम पर बेची थी, क्योंकि गांव के आसपास कोई भी स्कूल नहीं था। सब चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन लगभग 30 वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी गांव में स्कूल नहीं खोला गया, क्योंकि 1984 से आज तक न तो जमीन का सर्वे हुआ है और न ही यहाँ पे चकबंदी हुई, जिससे ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि कितनी जमीनें इन्होंने ट्रस्ट को बेची हैं और कौन इनके पास कौन सी जमीनें हैं। इसके साथ ही गांव के लोग जीवन यापन के लिए खेती और पशुपालन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ऐसे में इनकी चिंता है कि अगर वे अपनी जमीन मूर्ति बनाने के लिए, यहाँ पे जो मूर्ति बनाई जा रही है उसके लिए अगर दे देते हैं, तो बदले में सरकार उनका भविष्य कैसे सुरक्षित करेगी, ये इनके सामने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। क्या सरकार जमीन के बदले जमीन देगी या परिवार में किसी एक को नौकरी देगी? ऐसा सरकार अभी तक कुछ क्लियर भी नहीं कर पा रही है।
इस पर प्रशासन की ओर से कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण से जो यहाँ के माझा बरहटा गांव के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि सरकार इस पर कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रही है जिससे इन ग्रामवासियों के लिए जो चिंता का विषय है वो खत्म हो सके। 5 जुलाई 2021 को कोर्ट ने प्रशासन को अदालत की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और सर्वे कराने के लिए फरवरी 2022 का समय दिया। फरवरी 2022 आ चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई सर्वे नहीं हुआ है। इसी के साथ अगली जो समस्या है उसके बारे में बात किया जाए, वो भी जमीन से जुड़ा विवादी मामला है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि जो राम मंदिर का जो विस्तार हो, जो परिसर का विस्तार हो रहा है, उसमें भी बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आया है। कितनी सच्चाई है इसके बारे में बात करेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर के विस्तार के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घोटाले की बात हो रही है। राम मंदिर परिसर से इस जगह की जो दूरी बताई गई है वो 4 किलोमीटर दूर है। जो 2 करोड़ रुपए की जमीन थी उसको सौदा 18.5 करोड़ रुपए में किया गया है, ऐसी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। देखो समझना होगा हमें, जैसे वर्ष 2011 में इस जमीन के एग्रीमेंट में विक्रेता के तौर पर महबूब आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम के नाम पर दर्ज है जमीन, और खरीदने वालों के तौर पर कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम पर लिखा गया है। यह समझौता 1 करोड़ में हुआ था, जब 14 में इस एग्रीमेंट को इन्हीं लोगों के बीच में भी नवीनीकरण कराया गया था। इस दौरान यह मामला कोर्ट में था, इसलिए इसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इन वर्ष 2017 में इसकी रजिस्ट्री हुई। 2019 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने इस जमीन को बेचने के लिए सुल्तान अंसारी समेत 8 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया, और जमीन की जो कीमत पहले 1 करोड़ हुआ करती थी वो जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए हो जाती है। यह एग्रीमेंट अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ पहले ही हुआ, और फैसले के बाद अयोध्या में जमीन की कीमत जो दाम है वो आसमान छूने लगे, क्योंकि बहुत सारे मंदिर बनाने के प्रस्ताव सरकार ने भी दिए थे और कोर्ट ने भी पूरी तरह से कहा था कि इस जमीन को अब मंदिर के लिए ही यहाँ पे पूरी स्थापना की जाएगी। इस एग्रीमेंट के दस्तावेज में दर्ज 8 लोगों के नाम उस वक्त गायब हो जाते हैं जब इस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होती है, और इसी समय इसमें एक नया नाम रवि मोहन तिवारी का जुड़ जाता है। दिलचस्प बात तो यह है कि रवि मोहन तिवारी पहले इस एग्रीमेंट के बतौर गवाह होते हैं, लेकिन रजिस्ट्री के वक्त वो जमीन के मालिक के रूप में विक्रेता भी बन जाते हैं। इस पूरे मामले में विवाद का सबसे अहम पहलू यह है कि जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से 12,000 वर्ग मीटर जमीन का सौदा 18.5 करोड़ रुपए में किया, उन्हीं लोगों ने उसी दिन महज कुछ देर पहले ही 2 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी, अर्थात 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा गया। विवाद को बढ़ते हुए देखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय ने इस मामले में कई बार स्पष्टीकरण भी दिया। इनका जो स्पष्टीकरण आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, और साफ तौर पर कहा कि जमीन खरीद में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, और जमीन खरीदने से पहले इसकी हर पहलू से जांच की गई है, और जमीन जो है वो बाजार भाव से कम कीमत पर खरीदी गई है। लेकिन कुछ लोगों का और भी कहना है, जैसे कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उन्होंने भी इस पर कमेंट किया था कि जमीन का जो सर्कल रेट है यहाँ पे वो 4800 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, और इस हिसाब से अगर खरीदी गई जमीन की कीमत देखी जाए तो वह 5 करोड़ 80 लाख रुपए बैठती है। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 18 मार्च 2021 को खरीदा, और फिर उसी दिन की बात है, उसी दिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में यह जमीन बेच दी। तो ये पूरा मामला था। अगर आप इसे गहराई से समझें तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे इसमें कमियां थी, किस कारण से ऐसी जो न्यूज है आपको देखने को मिलेगी, और बाद में समझ में आएगा कि अच्छा अयोध्या में ऐसा हो रहा है तो फिर देश के अन्य शहरों में क्या होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। वीडियो का जो अंतिम पॉइंट है, जो समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो समस्या अंतिम समस्या के रूप में हम ले रहे हैं किसानों के फसल बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करे सरकार। किसानों का कहना है कि फसल बचाने के लिए हमें रात भर खेतों में जागना पड़ता है, जो समस्या पहले की सरकारों में थी और इस सरकार में भी बनी हुई है। गौशाला तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन फिर भी फसलों का जो नुकसान है वो कम नहीं हो रहा। लगातार जो जानवर होते हैं, जो छोटा पशुएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे फसल को बर्बाद कर देती हैं, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से जो अयोध्या वासी हैं उनकी जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में मैंने कई पॉइंट में बात किया। लेकिन इसके साथ ही इसके और भी अन्य समस्याएं हैं जिसको अगले कई और वीडियो में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले अगर आप अयोध्या वासी हैं तो भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप देश में, भारत देश में कहीं भी रहते हैं तो आपको ये भी जरूर जानना चाहिए कि अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या वहाँ पे समस्या है, क्या वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको किन समस्याओं के सामना करना पड़ रहा है। इन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस किया। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।